आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मुल्क भर में आज लगेगा रोजगार मेला। 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी मुलाजमतों के लिए देंगे तकर्रुरी नामे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा खिताब। बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से वजीर आज़म मोदी आज करेंगे इंतखाबी मुहिम का आगाज। समस्तीपुर बेगूसराय में एक होगी बड़ी रैली। अमित शाह और जेपी नड्डा भी इंतखाबी मुहिम को देंगे धार। महागठबंधन का चेहरा बनने के बाद तेजस्वी भी शुरू करेंगे इंतखाबी मुहिम। मुकेश सहनी और बाएबाजू के रहनुमाओं का मिलेगा साथ। एनडीए ने लोगों को जंगल राज की दिलाई याद। आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिल्ली में पहली बार मसनूई बारिश की तैयारी। हालात साजगार रहे तो बुराड़ी में 29 अक्टूबर को बरसेंगे बादल। और हाई स्कोरिंग मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से शिकस्त देकर वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। स्मृति मंधाना बनी मैन मैच की बेहतरीन खिलाड़ी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला पहल के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती हुए नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 तकर्रुरी नामे देंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर नए भर्ती हुए नौजवानों से खिताब भी करेंगे। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इसमें 17वें रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। ये तकरीब रोजी रोटी कमाने के मौके पैदा करने और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के तई वज़ीर आज़म के अज़्म की जानिब एक बड़ा कदम है। ये रोजगार मेला नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौम की तामीर में उनकी शिरकत के लिए बामानी मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कैंपेनर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार में इंतखाबी बिगुल बजाएंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे कर्पूरी ग्राम जाएंगे और भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर को गुलहाई अक़ीदत पेश करेंगे और इसके बाद वो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में जलसा आम से खिताब भी करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बिहार के लोगों से एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत करने के लिए कहेंगे। पीएम मोदी की मीटिंग के दौरान तमाम एनडीए लीडर स्टेज पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद वो बेगूसराय जाएंगे, जहां वो दोपहर 2 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे। अपने खिताब के दौरान वो अपोजिशन को सख्त पैगाम भी दे सकते हैं। और इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के जरिए बिहार के नौजवान कारकुनों के साथ ऑनलाइन बातचीत की। अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि ये इलेक्शन बिहार की तारीख में एक नया बाब रकम करेगा और इसमें नौजवानों का किरदार सबसे अहम होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद पर सख्त हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग खुद को गठबंधन कहते हैं उन्हें बिहार के लोग लठबंधन कहते हैं। उन्हें न नौजवानों की फिक्र है और न ही बिहार के मुस्तकबिल की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने नक्सलिज्म और माओनवाज दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, जिसने बिहारियों की 2 नस्लें बर्बाद कर दी। पीएम मोदी ने पार्टी कारकुनों से ये भी कहा है कि बिहार के लोग किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधेरों से निकालकर तरक्की की एक नई रोशनी लाने का काम किया है। बीजेपी आज बिहार में भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है। पीएम मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह भी बिहार में एक इंतखाबी रैली करेंगे। वो सिवान और बक्सर में 2 बड़े अवामी जलसे करेंगे। अमित शाह सबसे पहले सिवान के बसिया मैदान में बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे की हिमायत में एक रैली से खिताब करेंगे और इसके बाद अमित शाह बक्सर के किला मैदान में साबिक IPS अफसर आनंद मिश्रा के लिए वोट की अपील करेंगे। दरअसल बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी आज वैशाली में दानिश्वरों के जलसे से खिताब करेंगे। बिहार इंतखाबात में महागठबंधन का
सीएम चेहरा करार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव आज से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आरजेडी लीडर आज रियासत की 5 असेंबली सीटों पर रैलियां करेंगे। तेजस्वी अपनी इंतखाबी मुहिम पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से शुरू करेंगे और इसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली अजला में उनकी रैलियां होंगी। और इस दौरान महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी भी सिमरी बख्तियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जलसों से खिताब करेंगे। तेजस्वी यादव को इंतखाबी मुहिम के दौरान बाएं बाजू के लीडरों की हिमायत भी हासिल होगी। CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य आज आरा से अपना इंतखाबी दौरा शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली एक लग्जरी बस में कुरनूल जिले में आग लग गई। यह हादसा चिन्ना टेको गांव के करीब पेश आया और आग इतनी शदीद थी कि बस पूरी तरह से जल गई। बस में 40 अफराद सवार थे और इस हादसे में 25 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है और बताया जा रहा है कि निजी स्लीपर बस पर तकरीबन 40 मुसाफिरों को ले जा रही थी और बस सुबह 3:30 बजे मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। बस के ईंधन का टैंक फट गया, जिससे आग फैल गई। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया और हुकूमत की जानिब से मदद का यकीन दिलाया है। नायडू ने ट्विटर पर लिखा कि कुरनूल ज़िले के चिन्ना टेकोर गांव के करीब दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर मुझे बेहद तकलीफ पहुंची। मेरी ताज़ियत उन कुनबों के साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया। सरकारी अफसरान जख्मियों और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपने दौराए केरल के आखिरी दिन एर्नाकुलम में सेंट टेरेसा कॉलेज की 100 साला तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। तकरीब के दौरान सदर तलबा को मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने की तरकीब देंगी। कबल सिंह गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज पलाई के प्लेटिनियम जुबली प्रोग्राम की ख़तामी तकरीब में भी शिरकत की थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह राजस्थान के जैसलमेर के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले ही दिन उन्होंने आर्मी स्टेशन पहुंचकर शौर्य वन और कैक्टस पार्क का इफ्तिताह किया और इसके बाद उन्होंने जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में वार म्यूजियम का दौरा किया। उन्होंने फौजी अफसरान के साथ वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी इफ्तिताह किया। इस शो में तीनों अफवाज की बहादुरी की शानदार अक्कासी की गई। वज़ीर दिफा ने फौजी अफसरान के साथ बड़ा खाना में भी हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, हालांकि इसके बावजूद हमें हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ने अपने दौरे के दौरान दूसरे दिन भी कई प्रोग्रामों में शिरकत की। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं जाया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आलूदगी से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए मसनूई बारिश कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि बुराड़ी इलाके में माहिरीन ने इसका कामयाब तजुर्बा किया है और अगर हालात साजगार रहे तो दिल्ली में 29 अक्टूबर को पहली मसनूई बारिश कराई जाएगी। दिल्ली हुकूमत के वज़ीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर तवील अरसे से बात की जा रही थी और अब दिल्ली हुकूमत मसनूई बारिश कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। अब दिल्ली के अंदर
28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। और भारतीय रेलवे ने छठ त्यौहार के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन खास ट्रेनों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और तमाम कंप्यूटराइज रिजर्वेशन मराकज़ पर शुरू हो चुकी है और सफाई और सिक्योरिटी के साथ साथ मुसाफिरों की सहूलत के तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। छठ पूजा के लिए घर जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर है। रेलवे ने मुल्क भर में 12,000 खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस त्यौहार के मौसम में लोगों को सफर में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अहम बात यह है कि रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव खुद तैयारियों की करीब से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली के रेल भवन में वॉर रूम से खुसूसी ट्रेनों की हालत का जायजा लिया। ये वॉर रूम मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों की कड़ी निगरानी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि रेल मंत्री खुद इन चीज़ों का जायजा ले रहे हैं और इस मॉनिटरिंग सिस्टम में रेल मंत्री खुद बता रहे हैं कि किस तरह से होल्डिंग एरिया में पैसेंजर्स के साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात में ये भी है कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो पैसेंजर्स की संख्या है बढ़ी है, वैसी तरह से रेलवे की व्यवस्थाओं में भी काफ़ी सुधार आया है और उन व्यवस्थाओं की गहन मॉनिटरिंग के लिए रेल मंत्रालय ने बाकायदा वॉर जोन स्थापित किया है। जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 61 दिनों के दौरान मुल्क भर में 12,000 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। डीडी न्यूज से बात करते हुए शुमाली रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा है कि सफाई, हिफाजत और मजमूई देखभाल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दिल्ली एरिया के स्टेशनों पर 2100 अतिरिक्त आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। 500 के आसपास रेल सेवक और एक बड़ी संख्या में स्काउट गाइड की भी मदद ली जा रही है। बड़े स्टेशन जो भी हैं, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मुसाफिरों के बैठने के इंतजामात, पीने के पानी की सहूलियात और इजाफी टिकट काउंटर के साथ साथ रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों को भी स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। पूरे स्टेशन के अहाते की CCTV कैमरों से मुसलसल निगरानी की जा रही है। मुसाफिरों ने रेलवे के इन खुसूसी इंतजामात को सराहा। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर रेलवे की तरफ से किए गए खुसूसी इंतजामात की मुसाफिरों ने तारीफ की। बिहार के तमाम स्टेशनों पर भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। छठ त्यौहार के लिए 3 पंडाल बनाए गए हैं जिनमें मुसाफिरों के बैठने की काफी सहूलियात हैं ताकि आने वाले रेल मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। नहीं, कोई दिक्कत सामने अभी तो व्यवस्था ठीक ही है। पहले से ऐसी व्यवस्था है, कोई नहीं, पहले धूप से रहना पड़ता, अभी इतना कोई व्यवस्था जगह व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कर दिया गया है सर। यहाँ का पुलिस का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। जनता से अच्छा से बात भी करते हैं, जनता को अच्छा से पेश होते हैं। दिल्ली से चढ़े हैं ट्रेन पे, आरपीएफ बहुत हेल्प किया, आराम से आ गए यहाँ तक। और इसके अलावा सेंट्रल रेलवे मुंबई, पुणे, सोलापुर और नागपुर डिवीजनों से कुल 13 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 4 खुसूसी ट्रेनें मुंबई से, 6 पुणे से, 2 सोलापुर से और 1 नागपुर से चलाई जाएगी। ये ट्रेनें एयर कंडीशन, स्लीपर और जनरल क्लास कोचेस से लैस हैं। इन खुसूसी ट्रेनों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और तमाम कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन मराकज़ पर शुरू हो गई हैं। ये इंतजामात पूरे मुल्क में मुसाफिरों के लिए महफूज, काबिल एतमाद और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म सफर को यकीनी बनाने के लिए रेलवे के अज़्म को जाहिर करते हैं। दिल्ली से अमरेंद्र, उर्मिलेश, मुंबई से योगेश और बिहार से मधुरेश की रिपोर्ट। डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
मरकजी हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत आइंदा 3 से 5 नवंबर तक दिल्ली में इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025 का इनेकाद कर रही है और इस कॉन्फ्रेंस का मौजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इम्पैक्ट है। नौजवान कॉन्क्लेव से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, देखिए हमारे नुमाइंदे अखिलेश सुमन की ये खास रिपोर्ट। ESTIC कॉन्क्लेव नवंबर 3 से 5 को होने वाला है और हमारे साथ है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्रेटरी आर कृष्णन। कृष्णन साहब, आपने आज एक लॉन्च किया है AI फॉर सोशल इम्पैक्ट। अब व्यवहारिक शब्दों में समझाइए कि इसका मतलब क्या है, क्या होगा इसमें? देखिए, AI फॉर सोशल इम्पैक्ट ESTIC इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 जो कि नवंबर 3 से 5 तक दिल्ली में हो रहा है, उस इवेंट में ये एक थीम है AI फॉर सोशल इम्पैक्ट और उस थीम पर एक सेशन जिसका आयोजन हो रहा है वो मेटी मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो उसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें एक काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, एकेडमिक एक्सपर्ट्स रहेंगे, इंडस्ट्री में जो काम किए हैं इस एरिया में वो रहेंगे और ये आके बताएंगे कि AI के माध्यम से कैसे एक इम्पैक्ट किया जा सकता है समाज में और हमारे इकोनॉमी में। जैसे मनरेगा है या रोजगार का मामला है या फिर आवास की योजना है, ये जो सोशल इम्पैक्ट के बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है, तो उसमें क्या AI का उपयोग हो सकता है और ये भी क्या आपकी थीम में संलग्न है? बहुत सारे एरियाज में भी हम AI का यूज़ कर सकते हैं और उसके माध्यम से जो सरकारी सर्विसेज हैं वो और बेहतर बनाए जा सकते हैं और अच्छी तरह हम दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पे AI एक बहुत ही इमर्जिंग एरिया है और किस तरीके से जो सामाजिक प्रभाव वाले जो कार्यक्रम है सरकार के और किस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है, इसे भी AI के माध्यम से समझा जा सकता है और कार्यक्रमों को ठीक तरीके से लागू किया जा सकता है। DD न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और हम नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाया होने वाले कुछ अखबारात की सुर्खियों पर। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो इलेक्शन कमीशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इक़दाम पजीर हो गई है। मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों में SIR कराने की तैयारी में जुटा हुआ है इलेक्शन कमीशन और इसी के हवाले से ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती आबादी और समाजी तवाज़ुन के मसले पर बीजेपी के रुकन असेंबली और साबिक ED अफसर डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक अहम पॉलिसी की तजवीज़ पेश की है और इस तजवीज़ में उन्होंने रियासत में इलाक़ेवार आबादियाती पॉलिसी नाफिज करने की सिफारिश की है, जिसका मकसद मुतवाज़न आबादियाती तरक्की, ख़वातीन की तालीम और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। और अगर इस तजवीज़ पर अमल आवरी होती है तो 2 से ज़ायद बच्चों वाले कुनबे सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर सकेंगे और साथ ही साथ वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। आगे की खबर भी जान लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करेंगे। वाज़ेह रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म हर साल 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरें भी जान लेते हैं। यहाँ बैनुल-अक़वामी खबर है कि इजरायली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इंज़माम को मंजूरी दे दी है। फ़िलिस्तीनी इलाकों को ज़म करने के फ़ैसले की शदीद मज़म्मत हो रही है। वहीं अमेरिका ने भी इंतबा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल हमारी हिमायत से महरूम हो सकता है। मज़ीद बैनुल-अक़वामी ख़बरों में एक और ख़बर यहाँ पर ट्यूनिस से है, जहां आपको बता दें कि कश्ती डूबने से यहां पर तकरीबन 40 अफ्रीकी तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बैनुल-अक़वामी ख़बरें यहाँ जान लेते हैं, जहाँ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए इजराइल का दौरा किया। उन्होंने यरूशलेम में
वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और खत्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। रूबियो का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब इजरायली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को इजराइल में शामिल करने के एक बिल को इब्तदाई मंजूरी दे दी है। ये वही इलाका है जिसे फिलिस्तीनी एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मगरबी किनारे के अल-इल्हाक की जानिब ये कदम गज़ा में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के लिए ख़तरा हो सकता है। दोनों फरीक़ों के दरमियान जंगबंदी इस वक्त नाजुक दौर में है। और गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मीटिंग हुई और इस मीटिंग से कबल अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर डैनी डेनन ने कहा है कि हमारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारे 13 यरक़माली अभी तक हमास की क़ैद में हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी जारी है, लेकिन 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल मुआहदे के बाद से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की खबरें मुसलसल मंजर आम पर आ रही हैं। मुआहदे के मुताबिक यरक़मालियों और कैदियों का तबादला किया गया है, जिसके तहत हलाक होने वाले यरक़मालियों की लाशें हवाले की गई हैं और गज़ा की पट्टी से इजरायली फ़ौज का जुज़वी इनखला भी हुआ है। अमेरिका की जानिब से रूसी तेल कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद किए जाने के बाद रूसी सदर ने अपना सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि रूस किसी दबाव में झुकने वाला मुल्क नहीं है। उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों का कुछ असर ज़रूर होगा, लेकिन रूस की मईशत और तवानाई का शोबा मजबूत है और इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी इक़दाम को गैर दोस्ताना और दुश्मनी पर मबनी करार देते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। और पुतिन ने कहा है कि ये यकीनन रूस पर दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन कोई भी इज्जतदार मुल्क या खुददार लोग दबाव में आकर कभी भी फैसले नहीं करते। पुतिन का ख्याल है कि इन पाबंदियों के कुछ न कुछ नताइज ज़रूर होंगे, लेकिन इनसे रूस की इक़्तिसादी सूरत हाल पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर आलमी तवानाई का तवाज़ुन बिगड़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिका जैसे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब वहाँ सियासी माहौल गर्म हो। वहीं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जरिए अमेरिकी पाबंदियों पर दिए गए बयान पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी रद्द अमल सामने आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको 6 माह में बताऊंगा कि इसका क्या असर होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदियां आयद की थी और जिस पर पुतिन ने कहा था कि अमेरिकी पाबंदियों का रूस की मईशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खेल की खबरों में भारत ने खवातीन क्रिकेट आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जुमेरात को खेले गए एक अहम मैच में भारतीय टीम ने DLS उसूलों के तहत न्यूजीलैंड को 53 रन से शिकस्त दी। भारत के लिए स्मृति मंधाना और प्रीतिका रावल ने सेंचुरी बनाई। बारिश से मुतासरा मैच में भारतीय टीम ने 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए। ये आलमी कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है और एक बार फिर बारिश की वजह से न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का तरमीम शुदा हदफ दिया गया। न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 44 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए और DLS के उसूल के तहत ये मैच भारत ने 53 रन से जीत लिया और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत 5वीं बार खवातीन वनडे आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। मन की बात है जन जन की।